बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग लाहौर। मनीहाल माँ साहब के साथ है। अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ हमेशा की तरह आज के पैगाम से करेंगे। पैगाम हमारे नाज़रीन के लिए हमारा ये है जी कि आज हफ्ते का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। आज पीर का रोज़ है, तो हमने अपने हफ्ते का आगाज़ नए आज़म के साथ करना है, नई उम्मीद के साथ करना है, नई मंजिल की जानिब ये हमारा पहला कदम है। मुस्बत सोच के साथ हमने आगे बढ़ना है और छोटी छोटी नेकियां करनी है। ये जो छोटी छोटी नेकियां हैं और ये दूसरों के लिए हमेशा आसानियां पैदा करती हैं। और जब हम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, आसानियां बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं, तो बदले में हमें रिटर्न होके भी वही सब मिलता है जो कि हम आगे देते हैं। छोटी छोटी नेकियां भी मुआशरे में एक बड़ा फ़र्क पैदा कर देती हैं। अपने वालिदैन, अपने बुज़ुर्गों, अपने असातिज़ा का एहतराम कीजिए। बच्चों की तरबियत पर हम वालिदैन ने ख़ुसूसी तवज्जो देनी है। और वैसे भी अब तो ये समर वेकेशंस भी ख़त्म होने वाली हैं, उसके बाद स्कूल्स भी ओपन होने वाले हैं, बच्चे हमारे रूटीन लाइफ में वापस आ जाएंगे, तो हमने उनका जो समर पैक है उसको कंप्लीट भी करवाना है, उनकी एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखना है। ये जो मौसमियाती चेंजेस हैं, बरसात का मौसम है, इस बदलते हुए मौसम में बच्चों की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना है। और हमने सफाई, नज़्म व ज़ब्त, कानून की पाबंदी को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाने, मायूसी को अपने करीब नहीं आने देना है। तो यही हमारा आज का पैगाम है। बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ। तो सेगमेंट में जी आज पाते ज़ियाबतीस हम जानेंगे कि शुगर जैसा जो मर्ज़ है, शुगर की अतियात के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और क्या वाकई ये एक ना ख़त्म होने वाली बीमारी है या इसको ख़त्म किया जा सकता है। ख़त्म कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आज हमारे साथ हमारी मॉर्निंग शो में जिन्होंने अपनी रूटीन, अपनी खुराक, अपनी वर्जिश, अपना तर्ज ज़िंदगी इसको चेंज करके फ़ाते ज़ियाबतीस ये कहलाते हैं, इनको ख़ास तौर पे अपने मॉर्निंग शो में हमने इनवाइट किया है कि उनसे हम जान सके कि फ़ाते ज़ियाबतीस बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। तो हमारे साथ जी अशरफ चौधरी साहब मौजूद हैं। थैंक यू जी। यू आर मोस्ट वेलकम अशरफ चौधरी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मंडे की आज बात की, मंडे है तो हमारे यहाँ जब वीकेंड होता है ना तो मुबारकबाद दे रहे हैं, हैव ए ग्रेट वीकेंड, हैव ए ग्रेट वीकेंड। यस, आज मैं नाजरीन को कहना चाहूँगा कि हैव ए ग्रेट वीक स्टार्ट। ऐसा ही है, नया हफ्ता और तो लोग बिल्कुल जी। और फिर ज़ाहिर वर्किंग डे बाकायदा ये मंडे को स्टार्ट होता है, मंडे तो को स्टार्ट और हमें फिर एक पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ कि नया हफ्ता और नए अज़म के साथ कहते हैं शो मस्ट बी गो ऑन। बिल्कुल, शो मस्ट बी गो ऑन। जिंदगी की जो चीज़ें हैं ये साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन आपने जो है ना वो जिंदगी यूं ही जारी और सारी रहेगी। बिल्कुल। तो शुगर पे आज हम बात कर रहे हैं। शुगर पे बात चौधरी साहब, शुगर की अद्वियात पे बात करेंगे। ज़ाहिर है इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपके गुर्दे, आपके मतलब हर चीज़, आपका बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट हैं। गुर्दे तो कोई चीज़ ही नहीं है। शुगर की ना जो कहाँ से शुरू करें? शुगर के मरीजों का जो पहला प्यार होता है ना, हाँ, वो मेटफॉर्मिन होता है। अच्छा, मेटफॉर्मिन मॉलिक्यूल का नाम है, ये गोली है। ये सबसे सेफ गोली समझी जाती है। शुगर की जितनी भी गोलियां इजाद हुई हैं सबसे सेफ यही गोली समझी जाती है। इस गोली के मैं साइड इफ़ेक्ट बताता हूँ और मैंने खुद ये 18 साल तक खाई थी। अच्छा। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4.5 साल से मैं गोली नहीं खा रहा। 18 साल मैंने 18 साल तक खाई। आप खाते रहे? खाता रहा हूँ, ठीक है। और ये हर जो शुगर का टाइप 2 का जो पेशेंट होता है ना वो यही से स्टार्ट करता है। ये मेटफॉर्मिन अकेले भी आती है और ये हर दूसरी मेडिसिन के साथ इसका मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन में भी आती है। ये गोली आपके मैदे का सत्यानाश करती है, ठीक है। आपको तेज़ाबियत भी इस लेवल की कि रात को बंदा सोया हुआ है तो अचानक उल्टी जैसे आ गई और गले तक आपके ना वो फ्लूइड आ गया, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। हर वक्त अफारा होगा, गैस भरी हुई होगी पेट में, इनडाइजेशन होगी, डायरिया इससे हो रहा होगा। इस गोली का जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है, आपकी बॉडी में एक विटामिन है B12। हाँ। B12 की ये एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगी। B12 तो जो लोग गोश्त नहीं खाते या प्रोटीन नहीं खाते, अंडे वाले नहीं खाते, उनमें B12 की ऑलरेडी कमी होती है और जो B12 आ रहा होगा उसको ये एब्जॉर्ब नहीं होने देगी, ठीक है। जब ये एब्जॉर्ब नहीं होने देगी तो आप B12 की कमी से न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाएगी। न्यूरोपैथी एक तो शुगर की वजह से होगी और दूसरा इस गोली की वजह से न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। न्यूरोपैथी स्टार्ट होगी प्लस आप फॉरगेटफुलनेस स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, जब मैदे का जो प्रॉब्लम है, मैदे की गोली अब आपको लग जाएगी। मतलब मेटफॉर्मिन शुगर की गोली थी, मेटफॉर्मिन की वजह से अब आपको मैदे की तेज़ाबियत की गोली लग गई, ठीक है। उस तेज़ाबियत की जो गोली है जो हमारे यहाँ मशहूर, जिसको PPIs कहते हैं, प्रोटॉन पंपिंग इनहिबिटर्स, वो गोली क्या करती है कि आपके मैदे में मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगी।
जब मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो आपकी मसल में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएगा, ये कड़ल पड़ जाते हैं शुगर के मरीजों को, ये वजह होगी। प्लस और ये सोते हुए अक्सर होता है ना, सोते हुए खास तौर पे होगा। मैग्नीशियम की कमी का ना जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि आपका विटामिन डी एक्टिवेट ही नहीं होता। आप विटामिन डी के इंजेक्शन भी पी रहे हैं, लगा रहे हैं, और उसके कैप्सूल भी ले रहे हैं, आप ओवरऑल भी आप धूप में बैठते हैं। विटामिन डी, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो विटामिन डी एक्टिवेट ही नहीं होता। तो फिर आपको विटामिन डी की कमी भी होगी। जब विटामिन डी की कमी होगी तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। आपकी इम्यूनिटी लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट हुआ था मेटफॉर्मन से, मेटफॉर्मन के साइड इफ़ेक्ट से आप मैदे की गोलियों पे आ गए, मैदे की गोलियों से आप मैग्नीशियम पे आ गए, मैग्नीशियम कम हुआ तो विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हुई तो आपकी बॉडी में जो कैल्शियम है जी वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही होगी। तो ये पूरा एक कैस्केड चलता है कि शुगर की दवाई एक से स्टार्ट हुआ और उसके साथ फिर दूसरी गोली लगी, तीसरी गोली लगी, चौथी गोली लगी, और फिर बाद में कहा जाता है कि शुगर के जो मरीज होते हैं वो जल्दी थक जाते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि उनमें होते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। शुगर की जो दूसरी गोली है जो आपके लबलबे को स्क्वीज करती है, एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है, जिससे वो ज़्यादा इंसुलिन बनाता है, उसको सल्फोनेल यूरिया की क्लास है वो। अच्छा, यहाँ पे मैं आपकी वसात से नाजरीन को बोलूँगा कि जो टाइप 2 के मरीज़ होते हैं शुगर के, उनका लबलबा ऑलरेडी इंसुलिन ज़्यादा बना रहा होता है। ये सारी ज़िंदगी मैं भी सुनता रहा कि जी मेरा लबलबा पूरा नहीं काम कर रहा है, जबकि हकीकत ये है कि टाइप 2 शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनका लबलबा इंसुलिन ज़्यादा बना रहा होता है। इस फिनोमेना को कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। ये कोई भी बंदा जाके अपना लैब में चेक करवा ले, फास्टिंग पे इंसुलिन लेवल चेक करवा ले, उसको पता चल जाएगा कि उसका लबलबा कम इंसुलिन बना रहा है या ज़्यादा बना रहा है। अच्छा, शुगर को कंट्रोल करने के लिए प्रॉब्लम ये होता है कि आपको इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, जो इंसुलिन बन रही होती है वो फेल हो रही होती है, वो काम नहीं कर रही होती है। अच्छा, ऊपर से फिर गोली दी जाएगी जो और इंसुलिन बनाएगी, और इंसुलिन बनाएगी तो इसका मतलब यह है कि और इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। कितना हार्मफुल होगा, बहुत हार्मफुल है। मैं तो भुगता हूँ, एक चीज ऑलरेडी ज्यादा हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, आप उससे दवाई देना शुरू कर देते हैं कि और ज्यादा उसको और ज्यादा हो जाए। ये जो सल्फोनेल यूरिया की क्लास है ये आपकी बॉडी में इंसुलिन की ज्यादती कर दी। इंसुलिन की ज्यादती से आप अचानक आपकी शुगर लो हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया में बंदा चला जाएगा। जिसकी वजह से इवन बंदा बेहोश हो जाता है। वॉक करते करते वो एक ऐसा अटैक आएगा, पसीने ठंडे आने शुरू हो गए, लगता है कि मौत का फरिश्ता करीब आ गया। ठीक है, यूं ही बंदा 60 से या 70 से नीचे उसकी शुगर आएगी, वो अपनी गाड़ी तक नहीं चल के जा सकता। इस लेवल का ये हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ये गोली खाने से सल्फोनेल यूरिया वाली जो क्लास है, बंदा मोटा होना शुरू हो जाता है। जब मोटा होगा तो 16 बीमारियां उसका आगे इंतज़ार कर रही होंगी। उसे हाइपरटेंशन भी है, किडनी पे भी मसला है, फिर अल्जाइमर, ये सारी चीज़ें फिर स्टार्ट हो जाती हैं। ख़वातीन को पीसीओएस, मर्दों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मोटापे के साथ 16 बीमारियां जुड़ी हुई हैं, फैटी लिवर भी इसी में शामिल है। प्लस ये गोली जो जब आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ती है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनको ब्लड प्रेशर भी होता है। उसकी पीछे रीज़न ये है कि जो जब आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ती है, इंसुलिन इज अ सोडियम रिटेनिंग हार्मोन। आपकी बॉडी में सोडियम जो है वो रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, बजाय इसके कि वो यूरिन से बाहर निकले, नहीं, वो गुर्दे उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब अंदर ही रखते हैं। अच्छा, जहाँ सोडियम होगा वहीं पानी होगा। सोडियम और पानी एक ही चीज़ है, मतलब एक ही जगह पे इन्होंने रहना। सोडियम अकेला नहीं बाहर जाता, वो पानी के साथ उसने जाना होता है। जब सोडियम आपके अंदर रह गया तो इसका मतलब पानी भी अंदर रह गया। ठीक, जब पानी आपकी बॉडी में अंदर रहेगा, वो पानी कहाँ जाएगा? वो आपके खून में जा रहा होगा। खून की नाली की एक साइज़ है, जब वो नाली में पानी भी उसमें चला जाएगा तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा उससे। देखा ना, अगर आपकी बॉडी में 5 लीटर प्रेशर बढ़ जाता है ना, 5 लीटर की गुंजाइश अब 6 लीटर हो गया तो उससे ब्लड प्रेशर हो गया। इसीलिए जब बीपी बढ़ जाता है और शूट कर जाए बीपी, तो डॉक्टर हमेशा वो दवाई देते हैं जिससे पेशाब आता है। जब पेशाब आएगा तो सोडियम भी निकल जाएगा, पानी भी निकल जाएगा, तो रिलैक्स हो रहा होगा। ये गोली मैंने तकरीबन 10 साल खाई है। इससे आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रोल बढ़ता है। कोलेस्ट्रोल जब बढ़ जाए तो हमारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको एक गोली देते हैं जिसका नाम है स्टैटन्स।
स्टैटन्स आपके कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए देते हैं। स्टैटन्स एक ऐसी गोली जिससे आपके मसल क्रैम्प्स होना शुरू हो जाता है, आपकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, फॉरगेटफुलनेस, डिमेंशिया स्टार्ट हो जाता है। प्लस ये एक आपकी बॉडी में एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है आपके सेल के अंदर, जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CoQ10 एक एंजाइम है, वो कम होना शुरू हो जाता है। जब वो कम होता है तो आपका सेल वो एनर्जी उतनी प्रोड्यूस नहीं कर पाता जितनी आपको ज़रूरत है। जैसे आप कह रही थी कि शुगर के मरीज़ थके थके रहते हैं, उसके पीछे ये होता है कि उनके माइटोकॉन्ड्रिया में वो एनर्जी लेवल इतना कम हो जाता है, CoQ10 की जो मिकदार है वो कम हो जाती है, उसको फिर सप्लीमेंट करने के लिए आपको बाहर से वो सप्लीमेंट लेना पड़ता है। सही। नाज़रीन, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन, शुगर के पेशेंट को जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनके इतने सारे आपने साइड इफेक्ट्स बता दिए हैं कि मतलब वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, एक गोली के बाद दूसरी गोली है। लेकिन क्या हर ज़ियाबतीस के मरीज के लिए दवा लेना ज़रूरी है? आपको फातिह ज़ियाबतीस क्यों कहा? क्या किया आपने? मैंने ऐसा किया, 18 साल आपने 18 साल तक मैंने गोली, और मेरे ख्याल से 5-6-7 साल एक गोली खाई। ब्लड प्रेशर की बता रहे, मैंने ब्लड प्रेशर की खाई हुई है, मैंने ट्राइग्लिसराइड की खाई हुई है, कोलेस्ट्रॉल की, शुगर की जितनी भी गोलियां इजाद हुई है मैंने सारी खाई। मैं लास्ट गोलियां जब खा रहा था फरवरी 2022 में, मैं 4 गोलियां खा रहा था, 2 सुबह खा रहा था, 2 रात को खा रहा था। और शुगर मेरा HbA1c, मेरा जो लास्ट HbA1c था वो 7.7 था। अच्छा। अभी बगैर गोलियों के मेरा HbA1c 6 है। ये पिछले तकरीबन 4.5 साल से मेरा HbA1c 6 है। मैंने सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। जैसे मैंने आपको मेटफॉर्मिन गोली बताई है, मेटफॉर्मिन गोली का मैं आपको सब्स्टिट्यूट बताता हूँ। जब ये बीमारी ही ग़िज़ाई है, लाइफस्टाइल की बीमारी है, तो इसका इलाज दवाई से होगा या खुराक बेहतर करने से होगा। अच्छा। यार मुझे प्रॉब्लम ही जब खुराक का है तो मैं खुराक दुरुस्त करूँगा। मेटफॉर्मिन क्या करती है कि ये एक तो आपके लिवर को इनहिबिट करती है कि वो शुगर ही कम बनाए। जब शुगर कम होगी तो आपके खून में भी शुगर कम होगी। अच्छा, दूसरे ये करती है कि आपकी इंसुलिन का जो कारकर्दगी उसको बेहतर बनाती है। ये 2 फंक्शन है मेटफॉर्मिन के, ये दोनों फंक्शन आप खुराक से कर सकते हैं। लो कार्ब डाइट खाएंगे, शुगर कम बनेगी। एक्सरसाइज करेंगे, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। मेटफॉर्मिन छूट गई, मैंने ऐसे छोड़ी है ना मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन के 2 फंक्शन के, एक तो शुगर कम बनाने में हेल्प करती है, वो मैं खुराक ही वो खाऊंगा जिससे शुगर कम बनेगी। अच्छा। बजाय इसके मैं भी नाश्ता जो हमारे यहाँ चलता है कि पराठा खा लिया, अंडा खा लिया। पराठे से शुगर, आपकी शुगर से ज़्यादा शुगर तेज़ी से बढ़ती है। पराठे में शुगर जो है, आप मैडम हैरान होंगी कि शुगर के 2 चम्मच आप खाएं, उससे शुगर आपकी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी जितना पराठा खाने से आपकी शुगर बढ़ेगी। उसकी जो इसको साइंस में कहते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स, जो वाइट शुगर है उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स है 65। ठीक है। आटे का, ये जो हमारे घरों में आम रोटी चल रही होती है, उसका है 72। मैदे का 90 है। और हम खाते मैदे की रोटी है, ठीक है, वाइट आटा खाते हैं। तो आपने अगर ये वाली गोली छोड़नी हो तो उसके लिए आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आप लो कार्ब डाइट पे चल जाएं, ये आटा वाटा ये सारी चीज़ें निकाल दें, या कम कर दें, चावल भी छोड़ दें या कम कर दें, या उसके साथ इतना ज़्यादा आप सैलड खाएं या मीट खाएं कि ताकि उसकी जो स्पाइक होगी ना, अचानक स्पाइक होती है, वो कम हो जाए। ठीक है। और इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए आप वॉक करें, आप अपनी नींद पूरी करें, आप स्ट्रेस से दूर रहें, आप एक्सरसाइज करें। जो बंदा जिम करता है, जिम करने वाले बंदे की इंसुलिन सेंसिटिविटी वैसे हाई हो जाती है। जो दूसरी गोली मैंने आपको बताई सल्फोनल यूरिया के, शुगर के मरीज़ को तो ऑलरेडी इंसुलिन की ज़्यादती होती है, ऊपर से आप उसको और इंसुलिन वाली दे रहे होते हो। तो असल में होता यह है कि शुगर, डॉक्टर हमारे ना सिर्फ एक नंबर को देखते हैं कि जी आपकी शुगर कम करनी है। हाँ। ठीक है। जबकि इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो शुगर आपके खून में तो कम हो गई है, लेकिन आपकी बॉडी में कम नहीं हुई। यहाँ पे मैं आपकी वसादत से ना नाजरीन को मैं एक स्टडी मैं शेयर करूँगा। किताब है एक, द डायबिटीज़ कोड, डॉक्टर जेसन फंग उसका ऑथर है, और उसने आगे बहुत सारी स्टडीज़ कोट की हैं कि शुगर की गोलियां खाने से शुगर कंट्रोल हो जाती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन नहीं जाती। अच्छा। वो कॉम्प्लिकेशन इसलिए नहीं जाती कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैंने खाना खाया, मेरी शुगर 300 पे चली गई, मैंने गोली खाई, मेरी शुगर 150 पे आ गई। वो जो 150 शुगर कम हुई है वो कहाँ गई है?
وہ کنزیوم نہیں ہوئی. کنزیوم ہوئی تو پھر تو مجھے شوگر ہے ہی نہیں نا. وہ شوگر صرف آپ کے خون سے نکل کے باقی باڈی کے حصوں میں چھپ گئی ہے, وہاں پہ ٹیسٹ نہیں ہو رہا, اس کو نظر نہیں آ رہا. اگر وہ جگر پہ جائے گی تو فیٹی لیور ہوگا, دانتوں میں جائے گی تو آپ کو کیویٹیز ہو جائیں گی, آنکھوں پہ جائے گی تو کیٹریکٹ ہو جائے گا, پاؤں پہ جائے گی نیوروپیتھی سٹارٹ ہو جائے گی, اب دماغ پہ جائے گی الزائمر ہو جائے گا. الزائمر کو تو ویسے بھی ٹائپ 3 شوگر کہتے ہیں, اس کا نام ہی ٹائپ 3, اب انہوں نے رکھ دیا ہے کہ ٹائپ 3 ڈائبٹیز ہے یہ. آرٹریز میں جائے گی, شریانوں میں, خون کے شریانوں میں جائے گی تو آپ کا کولیسٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا, دل کے دورے پڑ جائیں گے, کڈنیز خراب ہو جائیں گے. تو شوگر کی گولیاں کھا کر جو لوگ اپنی شوگر کو کنٹرول کر کے خوش بیٹھے ہیں, ان کے لیے وہ ان کی کمپلیکیشن کم نہیں ہوں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوگر کا مریض, مطلب اگر آپ دوائیوں سے شوگر کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوائیاں پھر آپ کو فار لائف کھانی پڑتی ہیں, فار لائف بھی کھانی پڑیں گی, کمپلیکیشن بھی کم نہیں ہو رہی, کمپلیکیشنز بھی اس کے, آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے. اور اگر آپ اس کو ڈائٹ کے تھرو یا اپنی روٹین چینج کر کے کرتے ہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم بھی ہو سکتی ہے اور اس کا کوئی کمپلیکیشن سائیڈ ایفیکٹ, مطلب آپ یو آر جسٹ لیونگ اے نارمل لائف. جیسے ایک عام بندہ جس کو نہیں شوگر, اور ایک بندہ جو اپنی لو کارب ڈائٹ سے یا لائف سٹائل چینجز سے شوگر کو کنٹرول کر رہا ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں. آپ اپنا ٹیسٹ کتنے عرصے بعد کرواتے ہیں؟ میں تقریباً 3 مہینے بعد اپنا HbA1c کرواتا ہوں. میرا جو لاسٹ HbA1c 6 آتا ہے, 6 آیا ابھی, ٹھیک ہے. اور میرے کولیسٹرول, ٹرائیگلیسرائڈ بالکل ٹھیک ہے. کولیسٹرول, یہ جو لپڈ پروفائل کی رپورٹ ہوتی ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں وہ ٹرائیگلیسرائڈ اور HDL ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ٹرائیگلیسرائڈ کو HDL پہ تقسیم کریں تو جواب اگر 2 سے زیادہ آ رہا ہے تو ہارٹ اٹیک کی طرف بندہ اتنا ہی جا رہا ہوگا, یا ہارٹ کے پرابلمز کی طرف, ٹھیک ہے. یہ والی ریشو ہمیشہ آپ نے 2 سے نیچے رکھنی ہے. ٹرائیگلیسرائڈ کو تقسیم کرنا ہے HDL پہ. میری یہ ریشو بہترین جا رہی ہے. اس کے علاوہ میرے جو لیور کے ٹیسٹ ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. بلڈ پریشر کی میری گولی چھوٹ گئی. کیا کیا آپ نے؟ آپ نے چینی چھوڑ دی, آپ نے آٹا چھوڑ دیا, آپ نے چاول چھوڑ دیے, یہ 3 چیزیں چھوڑی بس. کیا کیا سر 3 چیزیں چھوڑی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے روٹی چاول چھوڑ دیا. ایکسرسائز کتنی کرتے ہیں؟ ایکسرسائز میں ڈیلی واک بھی کرتا ہوں اور میں جم بھی کرتا ہوں. جم جاتے ہیں؟ جم جاتا ہوں. لیکن آپ کی باڈی دیکھ کے لگتا ہے دیکھیں میری باڈی اصل میں میری باڈی, جم جانے والے جو ہوتے ہیں نہیں وہ اس طرح کی باڈی نہیں ہے, وہ اس طرح کی باڈی اصل میں میری, ہمارے نا فیملی کا یہ سٹرکچر ہے. اچھا. ہماری فیملی کا سٹرکچر ہی یہ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جس میں وہ آپ کا نا بہت, مطلب آپ مسکولر باڈی بنانے کی طرف نہیں گئے ہیں, آپ نے جم کو ایز ایکسرسائز کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ٹون اپ کرنے کے لیے, کیلوریز برن کرنے, ٹون اپ کرنے کے لیے, اور ایکٹیو رہنے کے لیے. دیکھیں وہ واک کتنی کرنی چاہیے ڈیلی؟ واک جتنی آپ آسانی سے کر سکیں, لیکن جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, اصل میں یہ واک نا بوڑھے لوگوں کا کام ہے. جو جوان لوگ ہیں نا, ہم لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے. آپ جم کریں, اچھا ٹھیک ہے, جم کریں. اور جو بوڑھے لوگ ہیں نا, جتنی ان کی عمر ہے اتنے منٹ واک کریں. اچھا. اگر کسی کی 70 سال عمر ہے تو وہ 35 منٹ صبح کرے, 35 منٹ شام کو کرے, بہت فٹ رہ جائیں گے. بڑھاپا آپ کا ٹانگوں سے شروع ہوتا ہے. جو ہی ٹانگیں آپ کی جواب دیتی ہیں, درد کرنا شروع کرتے ہیں, پھر بندہ بیٹھ جاتا ہے نا. ویل چیئر پہ جب آ گیا تو پھر واک بالکل نہیں ختم ہو. جب ایک دفعہ بندہ بیٹھ گیا نا, پھر وہ اٹھتا نہیں ہے. تو واک بھی سب کو کرنی چاہیے, لیکن جو ینگ لوگ ہیں ان کو میں ایڈوائز کروں گا کہ جم جائیں, ٹھیک ہے. اور موٹاپا اپنا ٹھیک کریں. موٹاپے سے پھر بہت ساری بیماریاں, بہت کمپلیکیشن. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ میں نے پتلے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو شوگر ان کی اتنی ہائی ہوتی ہے, شوگر سے ان کو میں نے اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی بالکل ایسے ہی میں بتاتا ہوں. موٹاپا 2 طرح کا موٹاپا ہے, ٹھیک ہے. ایک موٹاپا وہ ہے جو نظر آتا ہے, اچھا, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں سب کیوٹینیس فیٹ. اچھا. جو آپ کی باڈی پہ نظر آ رہا ہے. یہ ڈینجرس ہوتا ہے؟ نہیں, ڈینجرس دوسرے والا ہے جو نظر نہیں آتا. جو نظر نہیں آتا وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ آپ کے جگر, جو آپ کے اندر آرگنز ہیں نا, اس کے اوپر ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں وسرل فیٹ. یہ جو سکنی لوگ ہوتے ہیں جن کو شوگر ہو جاتی ہے, میں بائی دا وے سکنی ابھی ہوا ہوں. جب مجھے شوگر تھی تو میرا وزن زیادہ تھا, میں نے قریب 15 کلو اپنا وزن کم کیا. میرے مطلب پیٹ میرا یہاں تک تھا, پیٹ میرا مطلب اتنا زیادہ پیٹ تھا. نہیں, یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ شوگر آپ کا وزن گھلاتی بھی ہے. وہ اس وقت گھلاتی ہے جب شوگر ان کنٹرول, جب آپ کا HbA1c 14 پہ چلا جائے تو پھر آپ کا وزن
پھر وہ آپ کی پوری باڈی کو وہ ڈائلیوٹ کر سارے کو وہ گھولنا شروع کر دیتے ہیں، بہت تیزی سے ویٹ گرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی شوگر 7 پہ رہتی ہے، HbA1c 8 پہ رہتی ہے تو اس سے وزن آپ کا نہیں کم ہوتا. اچھا ایک اور پوائنٹ یہاں پہ آج کل وہ بڑا ایزی طریقہ آ گیا نا شوگر کے پیشنٹس کو، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بڑا فائدہ مند ہے اوزمپک. دیکھیں یہ نام تو نہیں مطلب ہم نہیں لیکن لے سکتے ہیں کیونکہ یہی لگائی جاتی ہے، اور یہ اب تو یہاں پہ ہمارے یہاں بہت سستی بھی ہو گئی ہے. پہلے شروع پہلے 25,000 کا ٹھیکا تھا، اب تو ہزاروں اب سستا ہو گیا. اب سستا ہو گیا. دیکھیں اوزمپک میں نے آج تک جس بندے کو بھی اوزمپک لگاتے دیکھا ہے، ایک تو اس سے نا انسان کا چہرہ کوئی عجیب طرح کا لٹک جاتا ہے. ابھی بہت سارے سیلیبریٹی انڈیا کے خاص طور پر سیلیبریٹی جن کے چہروں کا پتہ نہیں بن کیا گیا ان کا، ٹھیک ہے. اور یہ واقعی سچ ہے کہ انہوں نے اوزمپک لگوائی، اوزمپک لگوایا. یہ ہمارے ملک میں کرن جوہر ہے جیسے اور بہت سارے. بالکل بالکل ہمارے بھی ملک میں کوئی کئی سیاستدان ہیں جنہوں میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسی کنٹروورسی ہو جائے گی، انہوں نے بھی یہ اوزمپک لگایا ہے اور ان کا بالکل اور طرح کی ان کی شیپ بن گئی ہے، ٹھیک ہے. نہیں اس سے شوگر کنٹرول ہوتی ہے، شوگر کنٹرول بالکل ہوتی ہے. اصل میں موٹاپا ان سے فائدہ مند ہے، وہ بالکل فائدہ مند ہے. جو چیز دیکھیں جو غذائی بیماری ہے، غذا درست کرنے سے ٹھیک کریں گے یا باقی اور چیزوں سے کریں گے، تو اس کا کام کیا ہے؟ وہ آپ کی باڈی میں کیا کرتی ہے؟ آپ کی جو فیٹ ہے بیسیکلی وہ ایک اندر آپ کے ہارمون ہوتا ہے GLP-1، ٹھیک ہے، اس کو وہ ایکٹیو اس کو انہیبٹ کرتا ہے. وہ یہ کیا چیز ہے کہ آپ کی باڈی میں جو آپ کو ہنگر کا پیغام آتا ہے نا، وہ ہارمون ایک دیتا ہے کہ جی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. یہ ٹیکا لگانے سے وہ ہارمون بند ہو جاتا ہے کہ اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. یہ ٹیکا لگانے سے میری جو بھوک ہے وہ مر جائے گی. اچھا یہ کام آپ اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. میں بتاتا ہوں کیسے کر سکتے ہیں. بھوک لگاتی ہے آپ کو، آپ کی باڈی میں ایک ہارمون ہے، اس کا نام ہے انسولین. زیادہ انسولین کا مطلب ہے زیادہ بھوک. ہاں شوگر، جس طرح شوگر کے مریض کہتے ہیں ہر 5 منٹ بعد بھوک لگ جاتی ہے، ہر آدھے گھنٹے بعد ان کو ہر آدھے گھنٹے بعد. ساری زندگی ہم تو اسی میں پھنسے رہے نا کہ جدھر بھی گئے اور لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں یار کوئی روٹی شوٹی لائے، کوئی بسکٹ لائے، کیونکہ اس کو یہ چل ٹھیک ہے کچھ مل جائے. جو ہی اس کو بھوک لگتی ہے اس کی بھوک برداشت بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس لیول کی بھوک تھی. اس میں اندر بیسیکلی وہ سلفونل یوریا والی کلاس بھی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں. آپ کا جو انسولین کی زیادتی سے آپ کو کریونگ ہوتی ہے، رات کے 12 بجے آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے. اچھا کریونگ ہمیشہ آپ کو میٹھے کی ہوگی، کبھی آپ کو کریونگ چپلی کباب کی نہیں ہوگی، کبھی آپ کو کریونگ ابلے ہوئے انڈے کی نہیں ہوگی. کریونگ آپ کو آئس کریم کی ہوگی، کریونگ آپ کو فروٹ کی ہوگی، کریونگ آپ کو میٹھے کی ہوگی. یہ انسولین کی زیادتی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب انسولین کی زیادتی ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، آپ کی شوگر بھی لو ہوتی ہے، اس سے پھر ایک ہارمون نکلتا ہے جو آپ کو ہنگر کا پیغام دیتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی باڈی میں انسولین لیول نیچے لے آئیں، آپ فاسٹنگ کر لیں، ٹھیک ہے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. پوری دنیا میں اس کو مانا جا رہا ہے، اس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے ایک کھانے میں آپ نے 12 گھنٹے کا گیپ، 12 گھنٹے کا تو نیچرلی ہو جاتا ہے. دیکھیں اگر آپ نے رات کو 8 بجے کھانا کھایا، صبح 8 بجے ناشتہ کرے تو 12 گھنٹے کی تو آپ کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ویسے ہی ہو گئی ہے. کیا بات ہے. اور آپ نے نیچر کے بھی آپ قریب رہیں گے، نیچر کے بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، بجائے کہ آپ اوزمپک لگوائیں شارٹ کٹ. ایگزیکٹلی میڈم. ویسے بس وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں، مجھے یہ مختصراً بتائیے گا اوزمپک کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے؟ بہت سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اچھا ہاں بہت سائیڈ ایفیکٹس ہیں. بہت شکریہ اشرف چودھری صاحب آپ کے آنے کے لیے. ٹاپک ایسا ہے اس پہ ہم کافی زیادہ گفتگو کر سکتے ہیں، ٹائم شارٹ.